1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब तैयार हैं ना? ओके। तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे इस चैप्टर में कि रिसोर्सेस होते क्या हैं। जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं तो हमें क्या जानना चाहिए इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि रिसोर्सेस वो होते हैं जहां से हम कुछ प्राप्त करते हैं, जहां से हमें कुछ मिलता है। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए यहां 3 कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में, जिसमें मोना है, राजू है और अम्मा है। इन 3 कैरेक्टर्स के माध्यम से एक स्टोरी डेवलप की गई है और आपको रिसोर्सेस क्या है ये समझाने की कोशिश की गई है। तो मैं चैप्टर यहीं से शुरू करता हूं कि मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। यानी मोना और राजू जो हैं वो अम्मा की घर की साफ सफाई में मदद कर रहे हैं। लुक एट ऑल दीज क्लॉथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज अ यूज, सेड मोना। मोना तभी कहती है कि अपने इस तरफ देखो ध्यान से, ये कपड़े हैं, यूटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम है, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सब चीजें हैं जिनका कोई ना कोई उपयोग होता है। दिस इज वाई दे आर इंपॉर्टेंट, सेड अम्मा। तभी अम्मा ने कहा कि यही वजह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर रिसोर्सेस, यही रिसोर्स हैं। व्हाट इज अ रिसोर्स? तभी राजू ने अम्मा से एक प्रश्न किया। तो अम्मा बताती है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। यानी ऐसी वो हर चीज जो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करती है या जरूरत को पूरा करती है, वो सब रिसोर्स है। ये अम्मा ने जवाब दिया। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, you will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you see in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. ये बोलती कि अपने चारों तरफ आसपास नजर दौड़ाओ, देखो तुम जब you will be able to identify many types of resources, तो शायद आप बहुत सारे रिसोर्सेज को समझ सकोगे। हम जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, तो पानी एक रिसोर्स हुआ। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, घर में रोशनी या उजाला करने के लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो रोशनी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स बनी। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जब हम स्कूल से घर जाने के लिए रिक्शा करते हैं तो घर पहुंचने के लिए रिक्शा एक रिसोर्स बना। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और स्कूल में जब हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं तो हमारी पढ़ाई का रिसोर्स होती हैं, ये सब रिसोर्सेस हैं। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, आपके पापा ने एक बहुत ही टेस्टी स्नैक आप लोगों के लिए तैयार किया है। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्स, और उस स्नैक्स के लिए उन्होंने बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है, वो भी एक रिसोर्स है। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। तो ये जितनी भी चीजें हमने ऊपर नाम ली, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, इन सब में कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सब चीजें आपके द्वारा उपयोग की जाती हैं। सो दे आर यूटिलिटी, तो इनकी एक उपयोगिता है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, उपयोगिता मतलब कि इन सब की हमको जरूरत है। यूटिलिटी आर यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो किसी चीज की यूटिलिटी या उसकी यूजेबिलिटी जो है वही किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई चीज रिसोर्स कैसे बनती है? अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, तब अम्मा ने बच्चों से बताया कि दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, वही चीज रिसोर्स बनती है जिसकी कोई वैल्यू होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, उसका उपयोग या उसकी यूटिलिटी ही उसको वैल्यू प्रोवाइड करती है, वैल्यू प्रदान करती है। तो ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। तब अम्मा ने बताया कि सभी रिसोर्सेज जो भी हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ मीन्स कि वो कितनी मूल्यवान है,
कितनी कीमती है हमारे लिए, उसकी हमें कितनी जरूरत है, ये उसकी वर्थ हम तय करते हैं। तो सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेस की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल जो भी होती है, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, आयरन हो, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, लेकिन वही सामने सुंदर एक लैंडस्केप खेत दिखाई दे रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बट बोथ आर इंपॉर्टेंट, परंतु ये दोनों ही जरूरी हैं, एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य की जरूरत की पूर्ति करती है। तो सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वैल्यूएबल होते हैं समय के साथ, विथ टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आपकी ग्रैंड मदर ने जो होम रेमेडी आपको बताई, जैसे कुछ नुस्खे बताते हैं कि अदरक और शहद मिलाकर के खा लो, खांसी बंद हो जाएगी, ऐसे कुछ नुस्खे जब ग्रैंड मदर बताती है, तो इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है लेकिन कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, लेकिन कल को वो इन्हीं नुस्खों को पेटेंट करा लेती है और उसे किसी मेडिकल फर्म को बेच देती हैं, तो दे कुड बिकम कमर्शियली वैल्यूएबल, तो वे इसकी भी एक कमर्शियल या इकोनॉमिकल वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हैं, मतलब उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। नया वर्ड आया है कि पेटेंटेड मतलब क्या होता है। तो पेटेंटेड का मतलब होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल जस्ट आपके राइट साइड में ग्लोसरी में इसकी मीनिंग दी हुई है। पेटेंट मीन्स, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इनोवेशन। यदि आपने कोई भी इन्वेंशन किया है या आपके दिमाग में कोई आइडिया है और उसको यदि आपने अपने नाम से रजिस्टर्ड करा दिया है, तो वो आपका पेटेंट हो जाता है, यानी कि उस आइडिया और उस इन्वेंशन पर आपका अधिकार हो जाता है, जिसे कोई अब दूसरा आपकी इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये पेटेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल, ये दोनों ही लोगों की जरूरत पर निर्भर करते हैं या संबंधित हैं। पीपुल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जो लोग हैं वो खुद ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेस। तो जो लोग हैं उनके पास आइडियाज होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, उनके कुछ इन्वेंशंस होते हैं या उन्होंने कोई डिस्कवरी की होती है, वही वो चीजें हैं जो उनके क्रिएशंस को रिसोर्स बनाती है, मोर यूजफुल बनाती है। तो ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। तो ये हर डिस्कवरी या हर इन्वेंशन जो है उससे और कई सारी चीजों की तरफ हम पहुंच सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जब फायर की डिस्कवरी हुई तो उससे कुकिंग का आइडिया जनरेट हुआ, यानी कि कुकिंग से भी एक रिसोर्स हमने जनरेट कर लिया। एंड अदर प्रोसेस while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of the newer model of transport। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद जो रिजल्ट हमने देख रहे हैं आज, जो इतनी तेज भागती हुई दुनिया हम देखते हैं, वो व्हील का ही चमत्कार था। तो ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव व्हील की वजह से आए, तो उससे बहुत सारे रिसोर्सेज और भी जनरेट हुए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जब हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, तो मतलब उससे हमको एनर्जी मिलने लगी। तो इस तरह से पानी के माध्यम से, तेज बहते हुए पानी से हमने और भी कई रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनरेट कर लिए। तो ये होती है टाइम और टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस, जो किसी सब्सटेंस को या किसी चीज को समय आने पर बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स बना देती है। कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं या ये रिसोर्सेज जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जो हमको नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं और जिसको हम ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते हैं और डायरेक्ट उनका इस्तेमाल करते हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं।
एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस के जरिए लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लैक, soil, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use natural resources in the best possible way. तो जो भी चीज हमको नेचर से डायरेक्ट मिलती है, जिसका हम बहुत कम मॉडिफिकेशन करके इस्तेमाल करते हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं। हवा में हमको हवा नेचर से मिली हुई है, मिनरल्स हमको नेचर से मिलते हैं, कभी कभी इसको मॉडिफाई करने की भी जरूरत पड़ती है तो भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो हमको नेचर से एक गिफ्ट के तौर पर मिले हैं डायरेक्टली, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। टूल्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो भागों में, एक रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिससे हम फिर से रिन्यू यानी फिर से नया बना सकते हैं, फिर से उसे यूजफुल बना सकते हैं और आसानी से उसको किया जा सकता है। दैट रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इनमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो अनलिमिटेड हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से प्रभावित हुए हैं, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। हवा और सूर्य की जो ऊर्जा है वो अनलिमिटेड मात्रा में हमको उपलब्ध है, लेकिन अगर हम इसका टाइम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो ये एनर्जी और विंड का हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसका बहुत ही केयरलेसली हम उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टॉक अब खत्म होने की स्थिति में आ गया। जैसे कि वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये डे बाय डे डिटोरिएट हो रहे हैं या पॉल्यूटेड हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम इनका उपयोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी भी इसमें एक ऐसी चीज है जो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जो पानी की वजह से जो उसके रिसोर्सेस हैं वो सूखते चले जा रहे हैं और पानी की लगातार प्रॉब्लम को पूरे वर्ल्ड में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि हम उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर वाटर को रिन्यूएबल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है या वेस्ट चला जा रहा है। तो इसी वजह से इसको रिन्यूएबल किए जाने की जरूरत है और उसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचे जाने की भी जरूरत है। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक हमारे पास में है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यू और रिप्लेनिश। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यदि एक बार खत्म हो गए तो हजारों साल लगते हैं उसे वापस रिन्यू या रिकवर होने में। तो सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पॉन्स, तो ये जो हजारों सालों का समय है ये ह्यूमन लाइफ से बहुत ही ज्यादा है जिसको रिकवर होने में लगता है। तो हमें ऐसे रिसोर्सेस हैं उनका बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। सच रिसोर्सेस आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। तो इस तरह के रिसोर्सेस को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मानते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं, ये उसके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के एग्जांपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस अर्थ के फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ का भूभाग कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ का अल्टीट्यूड किस तरह का है। जिस तरह के भूभाग होगा, जिस तरह का क्लाइमेट होगा, जिस तरह का अल्टीट्यूड होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर मिलते हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है वो अनइक्वल है, बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं इस पूरी अर्थ में बहुत अलग अलग विभिन्नता लिए हुए हैं। तो इसी तरह से जहां जिस तरह की विभिन्नता पाई जाती है उससे संबंधित नेचुरल रिसोर्सेस वहां हमको देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था रिसोर्सेस चैप्टर 1 का पहला पार्ट, और इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए आपको इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखना चाहिए। धन्यवाद।